हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अम्निफाई। तो चलो, जो हमारे प्रेम्बल की कुछ टर्म्स रह गई थी उसको फटाफट से कंप्लीट करते हैं। तो ये मैंने आपको नोट्स बना के ये करवा दिया था कि सॉवरेन क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है। सो ये कुछ कुछ हमने कर लिया था, फाइन। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए ना, आप एक काम करो, आप जाके अम्निफाई का देखो, एक चैनल भी है और अम्निफाई नोट्स के नाम से ना एक आपको ग्रुप भी अभी देखने को मिलेगा, मैंने आज ही क्रिएट करा है। सो उसको भी जाके देख लेना, आपको ये जो पीडीएफ है वहां पे मिल जाएगा पॉलिटी वाले सेक्शन के अंडर में। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये हमने कर लिया था, फाइन। तो मुझे बताना आपको नोट समझ में आते हैं या फिर नहीं आते। अगर नहीं आते हैं सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि इनको और नीट एंड क्लीन जो है वो बनाया जाए। अब बढ़ेंगे हम लोग आगे रिपब्लिक के साथ में। वेट अ मिनट में चेक करूं कि आपको प्रॉपर दिख भी रहा है या नहीं, कुछ कट रहा है। आई हैव टू। अब शायद ये सही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, अभी ये सही है। तो देखो, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है ये हम समझेंगे। हमारा जो प्रियम्बल है उसके अंदर एक वर्ड का जिक्र है जिसका नाम है रिपब्लिक। तो जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी होती है, ठीक है, जो बेस्ड होती है डेमोक्रेसी पे, जो वो वाली पॉलिटी होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है मोनार्की, एक होती है आपकी रिपब्लिक। अब मोनार्की और रिपब्लिक में फर्क करता है सिर्फ हेड ऑफ स्टेट को चुनने का तरीका। ठीक है, जो स्टेट के हमारे हेड होते हैं, जो हमारी कंट्री के हेड होते हैं, अगर वो सक्सेशन के थ्रू आगे आते हैं, मतलब अगर मान लो कोई फादर है, ठीक है, अब इनके बाद इनका जो सन है वही उस पोस्ट पे, उस ऑफिस पे जो है वो उस सीट पे बैठने के लायक है। ठीक है, अब कल को सन का सन जो है, मतलब जो ये सन है, सन का जो सन है वही अपने फादर को क्या करेगा, सक्सीड करेगा। तो यहाँ पे थ्रू सक्सेशन क्या हो रहा है, जो आपके हेड ऑफ स्टेट है वो जो है वो चूज करे जा रहे हैं। ठीक है, तो चूज करने का तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं, वैसे एक तरह से बोलने तो हो क्या रहा है, जो हेड ऑफ स्टेट है उनकी पोजीशन यहाँ पे कैसी रहती है, जो मोनार्की रहती है वहां पे रहती है हेरिडेटरी। ठीक है, मतलब क्या होता है कि फादर के बाद सन, ठीक है, अब ये किसी के फादर होंगे, इनका सन, अब ये किसी के फादर होंगे, इनका सन। तो यहाँ पे एक ही फैमिली में क्या करती रहती है, वो जो सीट है, वो जो ऑफिस है वो घूमता रहता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग मोनार्की। क्या बोलते हैं, मोनार्की। तो ये है आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटी का ये वाला तरीका। अब एक होता है डेमोक्रेटिक पॉलिटी में रिपब्लिक। क्या होता है, रिपब्लिक। अब हम क्या है, इंडिया कौन सा डेमोक्रेटिक पॉलिटी है, रिपब्लिक वाली। ठीक है, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि जो आपके हेड ऑफ स्टेट होते हैं ना, जो आपके हेड ऑफ स्टेट होते हैं उनको करा जाता है इलेक्ट। या तो डायरेक्टली इलेक्ट कर लेंगे या फिर इनडायरेक्टली इलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं आपके अमेरिका का, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। तो इंडिया में भी क्या होता है, इंडिया में भी हमारा रिपब्लिक सिस्टम होता है। तो मुझे बताओ, जो इंडिया के हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, मतलब जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, उनको बताओ क्या डायरेक्टली चूज करा जाता है, मतलब इलेक्ट करा जाता है, या फिर इनडायरेक्टली इलेक्ट करा जाता है। सीधी साफ बात यह है कि अगर किसी भी स्टेट का जो हेड है वो इलेक्ट करा जा रहा है, तब उसको बोलते हैं कि वो क्या है, वो रिपब्लिक है। वो क्या है, रिपब्लिक है। अब जो आपके हेड ऑफ स्टेट जो इलेक्ट करे जाएंगे वो एक फिक्स पीरियड के लिए क्या करे जाएंगे, इलेक्ट करे जाएंगे। जैसे इंडिया के जो हेड हैं वो प्रेसिडेंट हैं, उनको 5 साल के लिए क्या करा जाता है, इलेक्ट करा जाता है। अब वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं या इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, तो ये आपका जो होमवर्क है, आपने मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना है। अब रिपब्लिक का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि जो हमारे हेड हैं वो इलेक्टेड होने चाहिए, नो। रिपब्लिक के कुछ और भी मीनिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी होती है ना, वो किसके हाथों में होती है, वो होती है लोगों के हाथों में। ठीक है, किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में नहीं होती सारी पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। सुप्रीम पावर पॉलिटिकली सारी एक इंडिविजुअल मतलब किंग के हाथ में नहीं है, वो किसके हाथ में है, यहाँ पे सॉवरेन कौन है, यहाँ पे लोग हैं पॉलिटिकली। ठीक है, तो वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी किनके हाथों में है, लोगों में है। ठीक है, किसी एक के हाथ में नहीं है। तो ये भी रिपब्लिक का मतलब है। दूसरा मतलब यहाँ पे है कि एब्सेंस है ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास। यहाँ पे कोई प्रिविलेज क्लास आपको देखने को नहीं मिलेगी, मतलब कि सिर्फ एक ही क्लास को जो है वो एडवांटेज दे रहे हो, नो। एक ही आपकी एक स्पेशल, एक विशेष आपकी क्लास है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको एब्सेंस देखने को मिलेगी कोई प्रिविलेज क्लास की। हेंस जो सारे पब्लिक ऑफिसेज हैं वो हर किसी के लिए ओपन है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो रिपब्लिक का मतलब ये भी होता है कि हर जो भी यहाँ का सिटीजन है, ठीक है, वो किसी भी स्टेटस को बिलोंग करता हो, कोई भी कास्ट को बिलोंग करता हो, कोई भी कास्ट को बिलोंग करता हो, डजेंट मैटर। यहाँ पे जो कोई प्रिविलेज क्लास आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे हर एक सिटीजन के लिए जो पब्लिक ऑफिसेज हैं उसके रास्ते ओपन है किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के। तो इसका मतलब भी क्या होता है, रिपब्लिक होता है।
दूसरा वर्ड जो आपको आज की क्लास में देखना है, समझना है, वो है जस्टिस। अब प्रियम्बल में 3 तरह के जस्टिस की बात करी गई है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। आगे बढ़ने से पहले एक बात को समझ लो कि जो ये आइडियल्स हैं, ठीक है, ये लिए गए हैं आपके रशियन रेवोल्यूशन से, तो ये भी पेपर में क्वेश्चन जो है वो आ जाता है, फाइन, ठीक है। सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस ये आइडियल्स कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं आपके रशियन रेवोल्यूशन 1917 से। अब सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है ये समझेंगे, इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या होता है हम लोग ये समझेंगे, एंड पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब क्या होता है हम लोग ये समझेंगे। तो सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है कि द equal treatment of all citizens without any social distinction based on caste, color, race, religion, sex and so on। सोशल जस्टिस ये कहता है कि हर किसी को जी, जितने भी सिटीजन है, सारे सिटीजन्स को क्या मिलेगा, इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन। उनके साथ में कोई ऐसा नहीं बोला जाएगा कि भैया आप तो अलग हो, नहीं, आपकी कास्ट अलग है, आपका कलर अलग है, आपकी रेस अलग है, तो इन सब चीजों पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबको इक्वली ट्रीट करा जाएगा, फाइन। और एक चीज मैं आपको यहाँ बताना भूल गई कि जो ये सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस है, इसको सिक्योर करा गया है संविधान के बहुत सारे प्रोविजंस के तहत। फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल के कुछ ऐसे, फंडामेंटल राइट्स के कुछ आपके ऐसे प्रोविजंस है, ठीक है, डीबीएसपी के, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो इसके कुछ ऐसे जो प्रोविजंस है वो क्या करते हैं, वो सिक्योर करते हैं सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस को। तो ये मैं आपको आगे भी समझाऊंगी, फाइन, आगे आ जाओ, ठीक है। और एक और चीज है, इसका मतलब ये है, इट मीन्स कि कोई भी प्रिविलेजेस जो है वो देखने को नहीं मिलेंगी, मतलब किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को सोसाइटी के एडवांटेज जो है वो नहीं दिया जाएगा। अगर मान लो ऐसा है, बोला कि आपकी कास्ट तो ना बड़ी ऊंची है जी, ठीक है, तो आपको हम क्या देंगे, एक पर्टिकुलर सेक्शन हो गया आप हमारी सोसाइटी का, आपको हम क्या देंगे, एडवांटेज देंगे और लोगों के मुकाबले। तो ऐसा कुछ नहीं है, एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज, ठीक है, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज बीइंग एक्सटेंडेड टू एनी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मतलब किसी को जो है वो एडवांटेज नहीं दिया जाएगा किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, ठीक है। एंड इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एंड द वुमेन, और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके कंडीशंस में करे जाएंगे इंप्रूवमेंट, चाहे वो एससीज हैं, आपके शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, या फिर आपकी अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है, और वुमेन्स है, इनके कंडीशन में क्या करा जाएगा, इंप्रूवमेंट करा जाएगा। तो ये भी सोशल जस्टिस के तहत आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद इकोनॉमिक जस्टिस आपका क्या बात करता है, ये बोलता है द नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स, कि आप इकोनॉमिक फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए इनके बीच में भेदभाव नहीं कर सकते लोगों के बीच में, ठीक है। तो इकोनॉमिक जस्टिस क्या कहता है कि आप इकोनॉमिक फैक्टर्स के बेसिस पे क्या नहीं कर सकते, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, जो मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, तो क्या रहेगा, नॉन डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर, कोई भेदभाव आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अब इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, मतलब कि एलिमिनेट कर देंगे ऑफ ग्लेरिंग इनइक्वालिटीज, जो बड़ी हमें विजिबल हो रही है ना, कि साफ साफ दिख रहा है कि देखो इतनी इनइक्वालिटीज है, वेल्थ को लेके, इनकम को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, तो उसको क्या करने की कोशिश करी जाएगी, एलिमिनेट करने की कोशिश करी जाएगी। तो जब आप सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस को क्या कर दो, कोलैब कर दो, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है, पेपर में मान लो 2 ऑप्शंस आ गए कि इकोनॉमिक जस्टिस भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, सोशल जस्टिस भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, तो अगर आपको पता होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट सोसाइटी में करना है ना, ठीक है, सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट क्या करोगे, कुछ रिसोर्सेज करोगे तो वो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से ले लो, सोसाइटी में करना है तो सोशल के पर्सपेक्टिव से ले लो। तो जस्टिस अगर दोनों की बात हो रही है, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की जब बात होगी तब उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। क्या टर्म का इस्तेमाल किया गया है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस, इसका मतलब क्या है, इट इम्प्लाइज दैट ऑल सिटीजन, ठीक है, हर किसी को जो है वो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे, इक्वल एक्सेस मिलेगी पॉलिटिकल ऑफिसेस की, और टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेस, एंड इक्वल वॉइस मिलेगी इन द गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि आप लोग तो बड़े स्पेशल हो, सिर्फ आपको ही जो है वो राइट मिलेगा, ठीक है, आपकी ही आवाज जो है वो सुनी जाएगी, नहीं, यहाँ पे सबको राइट है इक्वल वॉइस का इन द गवर्नमेंट। तो ये होता है पॉलिटिकल जस्टिस, फाइन। तो समझ में आ गया, जो आपका प्रियम्बल है वो 3 जस्टिस की जो है वो आपकी बात कर रहा है, एक कर रहा है सोशल जस्टिस की, एक कर रहा है इकोनॉमिक जस्टिस की, एक कर रहा है पॉलिटिकल जस्टिस की। सोशल में वो ये बोल रहा है कि किसी भी चीज को लेके उनके साथ में
में भेदभाव नहीं करा जाएगा, उनके साथ में इक्वल ट्रीटमेंट करी जाएगी। इकोनॉमिक में ये बात करी जा रही है कि किसी के साथ में भेदभाव नहीं होगा इकोनॉमिक फैक्टर्स की नज़र रखते हुए। पॉलिटिकल में ये बात करी गई है कि सबको इक्वल से मिलेगी गवर्नमेंट के अंदर में, और हर किसी सिटीजन को जो है वो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स जो है वो मिलेंगे, राइट टू वोट मिलेगा, ठीक है, राइट टू रिप्रेजेंट मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपकी पॉलिटिकल जस्टिस के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। एंड देन लिबर्टी, ये भी टर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिबर्टी का मतलब है द एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स, ठीक है, ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज। अब लिबर्टी का मतलब क्या है? एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स, ठीक है, ऑन द एक्टिविटीज, जो कि जो इंडिविजुअल्स की एक्टिविटीज है उस पर कोई जो है वो रेस्ट्रेंट्स नहीं लगेंगे। उसी वक्त एक और चीज का आपको लिबर्टी में ध्यान रखना है कि प्रोवाइड करेंगे अपॉर्चुनिटीज सो दैट जो इंडिविजुअल पर्सनालिटीज हैं वो क्या कर पाए, डेवलप कर पाए, ठीक है। तो जो प्रीएम्बल है आपका वो सिक्योर करता है हर एक सिटीजन को लिबर्टी ऑफ थॉट, कि आपको लिबर्टी है अपने थॉट की, एक्सप्रेशन की लिबर्टी है, बिलीफ की लिबर्टी है, फेथ की लिबर्टी है, इवन वर्शिप की भी आपको जो है वो लिबर्टी है, ठीक है। सो जितनी भी ये सारी आपको लिबर्टीज मिलती हैं, इन सबको जो है वो सिक्योर कैसे करा जाता है, ठीक है। देखो मैंने बोला ना कि सिक्योर करता है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो सिक्योर कैसे करते हैं? थ्रू द फंडामेंटल राइट्स। क्या? क्यों? क्योंकि इन्फोर्सेबल होते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ वायलेशन। तो अगर आपको कोई बोलेगा कि आपको तो लिबर्टी ऑफ थॉट नहीं है, एक्सप्रेशन नहीं है, वर्शिप नहीं है, आप इसकी पूजा नहीं कर सकते हो, आप ये विश्वास नहीं रख सकते हो, और वो अगर आपको जो सिक्योरिटी मिल रही है कि नहीं ये फंडामेंटल आपका राइट है, तो अगर कोई कल को उस चीज को वायलेट करता है तो कल को उसको कोर्ट में घसीटा जा सकता है, ठीक है। इन्फोर्सेबल है इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड इन केस ऑफ द वायलेशन। तो अगर इनको वायलेट करा जाएगा तो आप कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। तो जो प्रीएम्बल है वो क्या कर रहा है? सबको जो है वो थॉट और एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ एंड वर्शिप की लिबर्टी दे रहा है और इनको सिक्योर कर रहा है थ्रू दी फंडामेंटल राइट्स। और जो लिबर्टी है, जो प्रेम्बल में लिबर्टी का जिक्र करा गया है, ये बहुत एसेंशियल है फॉर द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम। लेकिन बेशक ये बहुत ज्यादा एसेंशियल है फंक्शनिंग के लिए, इंडिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए, हाउएवर स्टिल जो लिबर्टी है इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास लाइसेंस आ गया टू डू वट एवर वंस लाइक, ठीक है, कि आपकी जो मन में आए आपके पास लाइसेंस आ गया जी, अब जो मन में आया कर लो। नो, इसका बिल्कुल कतई ये मतलब नहीं है कि डू वट वंस लाइक एंड हैज टू बी एंजॉयड विद इन द लिमिटेशन, ठीक है। तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि जो आपका मन आया वो करो, आपके ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगेंगी। समझ में आया? जो आपकी लिबर्टी है, जो प्रेम्बल के अंदर आपकी लिबर्टी का जिक्र किया गया है, वो लिबर्टी आपकी एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट वो तब होती जब उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस ना होती, ठीक है, जब उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस ना होती। ये क्वालिफाइड है, जब तक आप इस चीज की लिमिट में रहोगे तब तक ठीक है, अदरवाइज आपके ऊपर जो है वो आगे जाके आपके ऊपर पनिशमेंट लगती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, देखो जैसे आपको लिबर्टी है एक्सप्रेशन की, कुछ भी एक्सप्रेस करने की, अब इसका मतलब भी आप किसी को जाके गाली गलौज कर दोगे, नहीं है ना। तो ये एब्सोल्यूट नहीं है। अगर आप कल किसी को अब्यूज करोगे ना तो आपके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई करी जाएगी, फाइन। तो लिबर्टी का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो आपको लाइसेंस मिल गया आपके मन में जो आया वो करो, नहीं, आप इसको एंजॉय करो विद इन द लिमिटेशंस, ठीक है। आपके ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगेंगी, समझ में आया, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी। तो लिबर्टी कैसी है जिसका जिक्र करा गया है प्रेम्बल के अंदर? वो लिबर्टी आपकी एब्सोल्यूट है, सॉरी क्वालिफाइड है, एब्सोल्यूट नहीं है। अगर एब्सोल्यूट होती तो आपके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस, कोई भी लिमिटेशन नहीं लगती, आपके जो मन में है, जो आपको अब्यूज करना है आप कर सकते हो, ठीक है। उस केस में ऐसा होता है। बट हमारे जो प्रेम्बल है इसमें कौन सी लिबर्टी की बात करी गई है? जो कि क्वालिफाइड है, ठीक है, कि आप जो है वो आपके ऊपर लिमिटेशंस जो है वो लगेंगे, रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी, फाइन। और जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी और इसके बारे में पढ़ाऊंगी फ्रेटर्निटी के बारे में, ये तीनों ही जो आइडियल्स हैं वो लिए गए हैं आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन से 1789 टू 1799 इसका टाइम पीरियड था। अब आगे बढ़ेंगे फटाफट से इक्वालिटी के साथ में। देखो अभी आपको लग रहा है कि मैं बड़ा फटाफट पढ़ा रही हूँ ना, हवा की तरह स्पीड से भाग रही हूँ। सो देखो सब कुछ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। इनको लिखने में सच्ची में बड़ी मेहनत लगी है, लिटरली हर एक चीज का निचोड़ निकालना पड़ता है कि अच्छा ये लिखे, वो पॉइंट को ऐड करें ना करें, तो सोच के लिखना पड़ता है। सिर्फ मतलब अकेला मैं इसको कॉपी पेस्ट नहीं मार दिया बुक से, ठीक है, सोच समझ के मैंने इसको जो है वो लिखा है, सो दैट आप कल को जब पढ़ो तो आपको अच्छे समझ में आ जाए। बिना किसी बात के आगे बढ़ते हैं फटाफट से। लक्ष्मीकांत को पूरा करने का हमने सोच लिया है, हम इसको करके रहेंगे। लिटरली मेरे हाथ में वैसे लिखने से पेन ज्यादा होता है, बट तब भी हम हार नहीं मानेंगे, ठीक है। कहते हैं ना कि जितना हम जो वो सोना होता है ना, जितना उसको समथिंग कुछ ऐसा डायलॉग होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, जितना वो तपेगा
यार मुझे याद नहीं आता, ऑन द स्पॉट मेरे दिमाग से चीज़ें निकल जाती हैं। जितना तपेगा उतना ही, मतलब बता देना कमेंट करके, छोड़ो फालतू की बातें होगी। कम बैक टू द टॉपिक अगेन। ओके, मजाक हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब आप लोगों का जो लेजीनेस आ रही होगी ना वो थोड़ी निकल गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। अब जरा देखते हैं हम इक्वालिटी क्या है। इक्वालिटी का मतलब है एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब देखो सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे सेक्शंस हैं, तो इसका मतलब ये है कि सबको इक्वल ट्रीट करा जाएगा। सबको इक्वल कब जो है वो ट्रीट करा जाएगा, जब कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं होगा, ठीक है। जब एब्सेंस होगा, एब्सेंस मतलब होगा नहीं कोई स्पेशल प्रिविलेज, कोई स्पेशल एडवांटेज आप किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को नहीं दे रहे सोसाइटी के। एंड प्रोविजंस होंगे ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इंडिविजुअल्स, ठीक है। हर किसी को एडिक्वेट इनफ अपॉर्चुनिटीज मिले विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, राइट, ठीक है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी को फॉलो करा जाए। तो इक्वालिटी किस में मिल रही है हमें, स्टेटस में एंड अपॉर्चुनिटीज में। कोई ऐसा बोल के नहीं निकाल देगा जी आप इस कास्ट के हो तो आपको ये अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं मिलेगी, आप इसके हकदार नहीं हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इक्वालिटी की यहाँ पे क्या करी जा रही है, यहाँ पे बात करी जा रही है, ठीक है। तो 3 तरह की इक्वालिटी को आपको यहाँ से समझना होगा। एक सिविक इक्वालिटी है यहाँ पे, एक पॉलिटिकल इक्वालिटी है, एक इकोनॉमिक इक्वालिटी है। अब इससे ये कंक्लूड कर सकते हो, जब हम कह रहे हैं ना कि स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी है, तो 3 तरह से आपको जो है वो इक्वालिटी को देखना होगा। तो सिविक जो इक्वालिटी है उसको इंश्योर कैसे करा जा रहा है, फंडामेंटल्स के कुछ प्रोविजंस हैं, आर्टिकल, ये मैं अभी यहाँ पे जानबूझ के मैंने इनको नहीं लिखा कि इनके अंदर क्या है। अरे यार जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे ना तो मैं बता दूंगी। सो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक क्या करा जा रहा है, ये जो प्रोविजंस है फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर के, ठीक है, ये इंश्योर करते हैं आपके सिविल इक्वालिटी। अब होमवर्क दे दूं, जिसने पढ़ी है बुक पहले, इनमें बता दूं क्या क्या चीजों का जिक्र करा गया। छोड़ो इतना उसमें मत घुसो अभी। पॉलिटिकल जो आपकी इक्वालिटी है, ठीक है, इसको इंश्योर कौन से प्रोविजंस कर रहे हैं, तो 2 ऐसे प्रोविजंस हैं जो आपकी पॉलिटिकल इक्वालिटी को जो है वो इंश्योर करते हैं। वो है आर्टिकल 325 एंड आर्टिकल 326। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये मस्ट है आपको याद करना। तो जो आर्टिकल 325 है ये बोलता है कि नो पर्सन, ध्यान से सुनो, नो पर्सन इज टू बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल। आप किसी को इनएलिजिबल डिक्लेयर नहीं कर सकते हो फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, ठीक है। आप किसी को नहीं बोल सकते कि आपकी ये रिलीजन है, आपकी ये कास्ट है, तो इसीलिए आप जो है वो इनएलिजिबल हो, हम आपको ऐड नहीं करेंगे इलेक्टोरल रोल्स में। मतलब जो वोटिंग की एलिजिबल वोटर्स की लिस्ट होती है उसको इलेक्टोरल बोलते हैं, ठीक है। तो हम उसमें आपको जो है वो शामिल नहीं करेंगे, ठीक है, उस लिस्ट में हम लोग आपको शामिल नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आप जस्ट बिकॉज कि आप जो है वो आपका ये धर्म है, आपकी ये कास्ट है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप किसी भी पर्सन को, आर्टिकल 325 ये कहता है कि किसी भी पर्सन को इनएलिजिबल डिक्लेयर नहीं कर सकते हो फॉर इंक्लूजन, इंक्लूड करने के लिए इन इलेक्टोरल रोल्स, किस ग्राउंड पे, रिलीजन, रेस एंड कास्ट एंड सेक्स के ग्राउंड पे, कि आप तो वुमेन हो जी तो हम आपको नहीं ऐड करेंगे। सो ऐसा नहीं होता माय लॉर्ड, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आप बोलो माय लॉर्ड ऐसा नहीं होता। आर्टिकल 325 जो है वो साफ साफ जो है वो मोटे मोटे शब्दों में जिक्र करता है कि यहाँ किसी को इनएलिजिबल डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। समझ में आया, ठीक है। मतलब आप उनको बोलना है, समझ में आया तो वो बोलेंगे यस, ठीक है, ओके। इसको भी याद कैसे करें, कुछ ट्रिक सोचो। 5 6 7 8 ये हो गया, 5 5 10 हो गया ये, ठीक है। तो 10 है, अच्छा 10 बन गया ना ये, तो 10 बन गया तो 0 तो 1, तो बोलेंगे हम तो अपने आप में नंबर 1 है। यहाँ कुछ नहीं है, ट्रिक नहीं बन रही है, मतलब अपने अपने नंबर 1 है, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें देता है एक प्रोविजन कि आपको कोई इनएलिजिबल जो है वो घोषित नहीं कर सकता। तो ऐसे करके याद कर लो, अदरवाइज आपकी मर्जी है करना या फिर नहीं करना, ठीक है। ऐसे कर लो, हम तो नंबर 1 पे हैं। हम नंबर 1 पे क्यों हैं, क्योंकि आप इसका जब सम करोगे, ठीक है, तो ऐसे करके निकालो कि 10 आया तो याद रखो 1 2 3 4 5, तो ऐसे करके कुछ भी आप अपना ट्रिक से लगा के ना इसको 10 बार लिखो और याद कर लो। अच्छा अगला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 326, 3 2 6, ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। तो जो आपके इलेक्शंस होंगे लोकसभा में एंड स्टेट असेंबलीज में, टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, ठीक है। आपको पता है एडल्ट सफरेज क्या होती है, जैसे आपको बस एडल्ट होना है, ठीक है, आपको यूनिवर्सल जो है वो एडल्ट फ्रेंचाइज मिली हुई है,
उस कॉन्सेप्ट पे जो है वो हमें वोटिंग का राइट है कि जैसे ही आप 18 साल के होते हो, आप अडल्ट बन गए हो, आपको फ्रेंचाइज मिल गई है, आपको राइट टू वोट मिल चुका है। और यूनिवर्सल क्यों है, मैटर नहीं करता आप वुमेन हो मेल हो, आपकी क्या कास्ट है क्या नहीं है, ठीक है। सो जो इलेक्शंस होंगे वो किस बेसिस पे होंगे, अडल्ट सफरेज के बेसिस पे आपको देखने को मिलेंगे लोकसभा में एंड आपकी स्टेट असेंबलीज के अंदर। अच्छा, इकोनॉमिक जस्टिस इकोनॉमिक जो इक्वालिटी है उसको कौन से जो प्रोविजंस हैं वो जो है हमें इंश्योर करते हैं, वो करता है डीपीएसपी आर्टिकल 39, ठीक है। ये डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अंदर क्या लिखा गया है, सिक्योर्स टू मैन एंड वुमेन इक्वल राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे भी इक्वालिटी की बात करी जा रही है। ये नहीं कि आप तो वुमेन हो जी तो आपको आपके काम के हिसाब से पैसे नहीं मिलेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्या मिलेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, इक्वल मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मिलेंगे, इक्वल पे मिलेगा फॉर दी इक्वल वर्क। अच्छा, फ्रेटर्निटी भाईचारा, अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रमोट करता है फ्रेटर्निटी को, कैसे, थ्रू द सिंगल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज। देखो हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, आर्टिकल 51A के तहत आपकी बहुत सारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, बताना होमवर्क में कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 10 है, 11 है, कितनी है मुझे बताना, ठीक है, आपका होमवर्क है। तो ये प्रमोट कैसे करते हैं भाईचारे को, फ्रेटर्निटी, जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये प्रमोट कैसे कर रहा है। एक तो ये दे रहा है सबको सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, आपको डबल सिटीजनशिप लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से भाईचारे की जो भावना है वो यहाँ पे प्रमोट करी जा रही है। दूसरा, फंडामेंटल ड्यूटीज के थ्रू जो है वो प्रमोट करा जा रहा है। फाइन, अब देखो जो प्रीएम्बल है जो कहता है कि जो फेडरेलिटी है ना वो इश्योर करती है दो चीजों को, ठीक है, द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है, ऑफ द नेशन। सो इन दोनों को पहले हम लोग पढ़ते हैं एक बार अच्छे से। जो आप एक चीज याद रख लो पहले यहीं पे, जो इंटीग्रिटी है, ठीक है, जो इंटीग्रिटी है इसको ऐड करा गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जो 1976 में हुआ था। तो पेपर में एक क्वेश्चन आ जाएगा, बताओ जो इंटीग्रिटी है क्या उसको ऐड करा गया है या वो ओरिजिनली आपके प्रेम्बल में प्रेजेंट था। सो आपको याद रखना है कि जो इंटीग्रिटी है वो ओरिजिनली नहीं था, उसको 42nd जो आपकी अमेंडमेंट करी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसमें उसको ऐड करा गया था, ठीक है। तो ये चीज आप याद रख लेना बड़े प्यार से। अब जो आपके के एम मुंशी हैं जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, ये डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को सिग्निफाई कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है सिग्निफाइज करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो नॉट ओनली इंश्योर मटेरियल बेटरमेंट, कि जो हमारा संविधान है, ठीक है, वो सिर्फ मटेरियल बेटरमेंट को इंश्योर नहीं करता एंड मेंटेन अ डेमोक्रेटिक सेटअप, वो सिर्फ यही इंश्योर नहीं करता, लेकिन ऑल्सो वो रिकॉग्नाइज करता है पर्सनालिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज सेक्योर्ड, ठीक है, कि वो पवित्र है। समझ में आया, पवित्र की स्पेलिंग मैंने सही लिखी है, फाइन। तो सेक्रेड है, समझ में आया कि जो हर एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी है वो सेक्रेड है। तो जो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल है ये क्या सिग्निफाई करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ मटेरियल बेटरमेंट और डेमोक्रेटिक सेटअप की बात नहीं करता उसको मेंटेन करने की, वो रिकॉग्नाइज करता है कि जो हर एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी है वो सेक्रेड है, ठीक है। अब देखो डिग्निटी ऑफ वुमेन की भी बात करी गई है, फंडामेंटल ड्यूटी से आप देखोगे तो वहां पे बात करी गई है कि उन सब चीजों को, उन सारी एक्टिविटीज को रिनाउंस कर दो, त्याग दो जो कि डेरोगेटरी हैं, ठीक है, वुमेन्स के लिए। तो उन सारी एक्टिविटीज को त्याग दो। तो फंडामेंटल ड्यूटी है आपकी कि हर एक सिटीजन की ड्यूटी बनती है कि वो वुमेन्स की जो उनके रिस्पेक्ट करे, ऐसे करके उसका जो आप उसके सेंस निकाल सकते हो, फाइन। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया, यस, ओके। उसके बाद यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। अब इसमें ना दोनों ही डायमेंशन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, दोनों ही जो है वो इंक्लूड कर दी गई हैं, ठीक है, दोनों की यहाँ पे बात करी गई है, साइकोलॉजिकल भी एंड टेरिटोरियल भी, फाइन। तो यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन में साइकोलॉजिकल डायमेंशंस भी आपको देखने को मिलेंगी, टेरिटोरियल डायमेंशंस की भी यहाँ पे बात करके दोनों तरीके से क्या करना है, इंटेग्रेशन करना है नेशन का। सो दिस इज द डायमेंशंस ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन, ओके। सो जो आर्टिकल 1 है वो बात करता है कि जो इंडिया है ना वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मतलब जो स्टेट्स है ना उनके पास राइट नहीं है, दे डू नॉट हैव अ राइट टू सेसीड फ्रॉम द यूनियन, कि उनका जब मन चाहे वो अपना हट के अलग से यूनियन से हट जाए, सेंटर से हट जाए, कुछ बना लेना हो। सो हमारा कैसा नेचर है, जो हमारी यूनियन है उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर है इनडिस्ट्रक्टिबल, ठीक है। तो इसका ऐसा नेचर है, मतलब एक टर्म निकल के आती है, आप बोल सकते हो कि इंडिया का सिस्टम कैसा है। इंडिया में देखो टंग ट्विस्ट हो सकती है मेरी यहाँ पे, इनडिस्ट्रक्टेबल जो है वो यूनियन है ऑफ द डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, मतलब स्टेट्स को जो है वो यूनियन तोड़ सकती है, फाइन, बट यूनियन को कोई भी जो है वो डिस्ट्रॉय
नहीं कर सकता। समझ में आ गया? आगे बढ़ेंगे प्रियम्बल के सिग्निफिकेंस के साथ में। तो ये आपको समझ में आ गया ना, फंडामेंटल ड्यूटीज में कहाँ की भी इसका जिक्र है। उसका जिक्र ये है कि हम लोग जो है वो मिलके जो है ना सब लोग करेंगे। तो यहाँ जाके एक बार फंडामेंटल ड्यूटीज को पढ़ लेना, ठीक है। सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं प्रियम्बल का। तो इट एम्बॉडीज, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, इसमें बेसिक फिलोसफी है आपके कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। फंडामेंटल वैल्यूज हैं जिसपे हमारा संविधान बेस्ड है, पॉलिटिकल, मॉरल एंड रिलीजियस। तो ये जो बेसिक फिलोसफीज हैं, जो फंडामेंटल वैल्यूज हैं, ये इसमें जो है वो इंक्लूड करी गई हैं प्रेम्बल के अंदर, जिसपे इंटायरली हमारा जो संविधान है वो बेस्ड है। तो ये इसकी पहले सिग्निफिकेंस है, पहला इसका इंपॉर्टेंस पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। एंड इट ऑल्सो कंटेन्स द ग्रैंड एंड नोबल विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है। उनके ग्रैंड एंड नोबल विजन को भी जो है ये कंटेन करता है। अब ये आ सकता है आपका मेंस के अंदर क्वेश्चन कि बताओ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रीएम्बल, कुछ घुमा फिरा के आ जाए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल, व्हाई डू यू थिंक दैट प्रीएम्बल इज इंपॉर्टेंट। तो कैसे भी करके जो है वो क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। सो आप बोल सकते हो कि इट एम्बॉडीज बेसिक फिलोसफी एंड द फंडामेंटल वैल्यूज, इसमें हमारा संविधान बेस्ड है। और इसमें ग्रैंड एंड नोबल विजन्स आपको देखने को मिलती है हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। और ये रिफ्लेक्ट करता है ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसी में आप कुछ कोट कर सकते हो किन्हीं किन्हीं का नाम लेके, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। सर अलादी कृष्ण स्वामी, तो ये क्या कहते हैं कि जो प्रेम्बल है टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन वो एक्सप्रेस करता है जो हमने सोचा था और हमने कभी सपना देखा था कि ऐसा होगा, ठीक है। कि हम मुंशी जी कहते हैं कि हॉरोस्कोप है ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब अगर आप वनडे एग्जामिनेशन को टारगेट करो तो यहाँ पे नॉर्मल लिख के आ जाएगा कि बताओ कौन सी स्टेटमेंट किन्होंने कही थी। समझ में आया? ठीक है। देखो हम सब लोग ना ड्रीम करते हैं कि हमें अलादीन, जो अलादीन होते हैं ना, उनका उसका चिराग मिल जाए ना, ऐसा कुछ होता है। सो अलादी से देखो जो हमने सोचा था कभी, तो ऐसे करके याद कर लो कि एम मुंशी, तो हॉरोस्कोप है सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की, तो मुंशी जी के पास सबका जो चिट्ठा वगैरह सब कुछ होता है, तो ऐसे करके याद कर लो कि ये हॉरोस्कोप भी इनके पास में ही है, ठीक है। जो पंडित ठाकुरदास भार्गव है, ठीक है, ये कहते हैं कि बड़ा प्रीशियस सोल, अच्छा देखो जो पंडित होते हैं ना वो सोल वगैरह की बात करते हैं ना, ऐसे याद कर लो ना कि वो सोल वगैरह की बात करते हैं, बड़ी प्रीशियस चीजों की बात करते हैं, ओके। सो ऐसे करके, सो प्रीशियस सोल एंड की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ज्वेल सेट, ये दिस ज्वेल सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रॉपर यार्डस्टिक है विद विच वन कैन मेजर द वर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पंडितों के पास ही, मतलब बोल इनके पास ही सारे क्या होते हैं, टोटके होते हैं, नुस्खे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके सोल से रिलेटेड जो बात करी गई है, यार्डस्टिक की जो बात करी गई है जिससे कि हम मेजर कर सकते हैं संविधान की वर्थ, तो ये सारी चीजें ना मान लो कि पंडितों के पास होती हैं। सो ऐसे करके पंडित याद कर लो आप लोग, ठीक है। पंडित ठाकुर यस, ठाकुर दास भार्गवा, यस, ठीक है। सर अर्नेस्ट बार्कर, ओके, ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये बोलते हैं कि की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और इतना ऐसे इंस्पायर हो जाते हैं कि अपनी बुक की ओपनिंग में ना ये कोट कर देते हैं ये वाली लाइन। तो पढ़ लेना, आपकी मर्जी है। वैसे ये ऐसे कुछ भी नहीं है, फालतू का था, बट मैंने फिर भी लिख दिया जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पज। पढ़ लेना ही है, ठीक है, मर्जी है। तो इनकी बुक का नाम याद रख लो, बाकी कुछ बेशक मत करना। तो याद कर लो, इनकी बुक का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, 1951 में आई थी, ठीक है। तो पढ़ लो। आई एम ऑल श्योर द मोर मूव द कोर्ट बिकॉज आई एम proud that the people of India should begin their independent life by subscribing to the principles of a political tradition which we in the West call Western, but which is now something more than the Western. So it is your मर्जी to read it this out, नहीं पढ़ना तो मर्जी है। अब एंड करेंगे वीडियो को फटाफट। जो एम हिदायतुल्ला है, ठीक है, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, इन्होंने बोला कि जो प्रीएम्बल है वो रिजेंबल करता है, मेल खाता है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में, बट इज द मोर देन अ डिक्लेरेशन, बट ये डिक्लेरेशन से भी क्या है, ज्यादा है, बेशक उसे ही रिसेंबल करता है। फाइन, ये कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, सोल है। ये ले डाउन करता है पैटर्न ऑफ आवर पॉलिटिकल सोसाइटी एंड इट कंटेन्स द सोलोमन रिजॉल्व विच नथिंग बट अ रेवोल्यूशन कैन ऑल्टर। इसको कौन जो है वो ऑल्टर कर सकता है, उस डिटर्मिनेशन को कौन कर सकता है, एक रेवोल्यूशन ही जो है वो ऑल्टर कर सकता है, बदल सकता है। सो इसी के साथ में थैंक यू सो वेरी मच माय लवली लवली अम्निफायर्स। अब बताना मुझे आप लोग अच्छा फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। सो इसी के साथ में, अरे प्रेम्बल का थोड़ा सा 2 टॉपिक बचे हैं वो हम कंप्लीट कर देंगे। अब मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, तो चलो ऑल दी वेरी बेस्ट। बेस्ट मैंने लिखा ही नहीं यार, थैंक यू, बाय।